हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर 5। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 37. Jalco Limited provided the following information. Calculate net cash flow from financing activities. Particulars 31st March 2022, that is the closing date, and 31st March 2021 is the opening date. Equity share capital 10 लाख रुपीज से बढ़ करके 12 लाख रुपीज हो गया। 12% डिबेंचर्स जो कि एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये 1 लाख रुपीज से बढ़ करके 2 लाख हो गया। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज को ही कंसिडर करना रहता है। फाइन। अच्छा, और इनसे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड है वो भी हमें यहाँ सोचना है। फाइन। जैसे कि यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 19,000, ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, दैट इज कैश आउटफ्लो। Dividend paid in the year rupees 50,000 on equity share capital. This is also cash outflow from financing activities. And during the year, Jalco Limited issued bonus shares in the ratio of 5:1 by capitalizing reserves. Now, यहाँ जो इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहा है 2 लाख रुपीज से, फाइन, दिस इज नॉट कैश इनफ्लो. Why? Because it has been issued as बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1, और ये 5:1 ही है। देखिए 2 लाख रुपीज का इश्यू हुआ है और पहले से कितना था, 10 लाख रुपीज का, तो इसको आप रिड्यूस करेंगे तो ये 5:1 ही रहेगा। फाइन। 10 लाख के इक्विटी शेयर्स के बदले नहीं, 10 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर के कारण 2 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर्स फिर से इशू किया गया है, जो कि बोनस शेयर है। इसके लिए कोई कैश इनफ्लो नहीं होता है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 37 वी विल सी। सबसे पहले हम 12% डिबेंचर्स इशू करेंगे। इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। ये है 1 लाख रुपीज का। सो इट इज कैश इनफ्लो, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं तो पैसा कंपनी को रिसीव हुआ होगा। फाइन। देन दूसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो सामान्यतः इसे कैश इनफ्लो समझना चाहिए, लेकिन ये बोनस शेयर के रूप में इश्यू हो रहा है, इसलिए कोई भी अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं होगा। सो वी कैन इग्नोर दैट। फाइन। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इट इज कैश आउटफ्लो और ये है 19,000 रुपीज का। उसी तरीके से डिविडेंड पेड भी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया गया है और ये अमाउंट है ₹50,000 का, और ये भी कैश आउटफ्लो है। नाउ बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। इसे ऐड करेंगे तो 69,000 रुपीज माइनस में आ रहा है। फाइन। एंड द आंसर इज 31,000 रुपीज। This is cash flow from financing activities. Not financing, yes, financing activities. Now question number 38. From the following information, calculate net cash flow from operating activities and financing activities. Particulars 31st March 2022, that is the closing date, and 31st March 2021 is the opening date. इक्विटी शेयर कैपिटल 11,25,000 से बढ़ करके 13,75,000 हो गया। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,50,000 से कम हो करके 5 लाख का हो गया। जनरल रिजर्व 3 लाख से बढ़ करके 3,75,000 किया गया। देन सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस 3,50,000 से पॉजिटिव 3,75,000 हो गया। मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया साल भर में,
7,25,000 का प्रॉफिट हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पहले कुछ नहीं था, अब 25,000 का हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग इज 50,000, क्लोजिंग इज 1 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज 8% डिबेंचर्स 3,75,000 से 6,50,000 का हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दैट इज 8% बैंक लोन 1,25,000 से कम होकर के 1 लाख का हो गया। ट्रेड पेबल्स दैट इज करंट लाइबिलिटीज 2,50,000 से बढ़ करके 5 लाख का हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज विच इज करंट एसेट्स 11,50,000 से बढ़ करके 13 लाख का हो गया। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर एंड बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। सो यहाँ जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं ये मिडिल ऑफ द ईयर है ना, 1 अक्टूबर को इशू हो रहे हैं, और बैंक लोन जब हम पटा रहे हैं, देखिए 1,25,000 से कम होकर के 1 लाख का हो गया, मतलब 25,000 का जो पेमेंट हो रहा है वो भी 1 अक्टूबर को हो रहा है। तो इन पर इंटरेस्ट हमें इस डेट के हिसाब से ही कैलकुलेट करना होगा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एट द रेट ऑफ 8% वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड रहेगा प्रपोज्ड अब एक्सेप्ट हो गया है, पेमेंट हो गया है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही देना है। फाइन। Income tax of rupees 1,12,500 has been provided during the year, so we will have to prepare income tax provision for income tax account, जिससे कि हमको income tax provision made during the year calculate करना है। Then equity shares were issued and preference shares were redeemed on 1st April 2021. So 1st April 2021 को ही इक्विटी शेयर इश्यू हुए हैं और प्रेफरेंस शेयर को भी हमने रिडीम किया है। So let us see the solution for this question. So solution 38 में सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, और ये एक लाइबिलिटी होता है और उसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 50,000 रुपीज़ का, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। सो टू बैलेंस क्लोज डाउन 1 लाख रुपीज़ का। फाइन, इतना ही दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसा अगर ये ओपनिंग और क्लोजिंग को ही देखना है तो ऐसा लग रहा है कि 50,000 रुपीज़ का प्रोविज़न बनाया गया है और इसे हमको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना होता है। फाइन। सो लेकिन और भी इंफॉर्मेशन है, थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है टैक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। फाइन। सो यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द ईयर। फाइन। प्रोवाइडेड इज 1,12,500 ये दिया हुआ है, तो हमें टैक्स पेड पता चल जाएगा। इसे हम डेबिट की तरफ लिखेंगे, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। सो इसे ऐड करेंगे तो आएगा 1,62,500, यहाँ भी आना चाहिए 1,62,500। सो बैलेंसिंग अमाउंट इज 62,500, और ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन दोनों ही हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना होता है। मेड ड्यूरिंग द ईयर को हम प्लस करेंगे और पेड ड्यूरिंग द ईयर को लेस करेंगे। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके लिए हमें सरप्लस की ज़रूरत है। सबसे पहले सरप्लस फॉर द करंट ईयर, दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस हमें करना है, या क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करना है। सो ये 3,75,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें हम माइनस करेंगे माइनस फिगर 3,50,000, तो ये आपस में प्लस हो गया। हम माइनस सिचुएशन से प्लस सिचुएशन में पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है साल भर में 7,25,000 रुपीज़ का। फाइन। अब इसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी इंक्रीज हो गया है 75,000 रुपीज़ से। फाइन। 75,000 रुपीज़ से जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ। अब क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ये भी ऐड करेंगे।
डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर्स। फाइन। प्रिफरेंस शेयर्स पर 5% डिविडेंड सजेस्टेड है और 7,50,000 पर हम देंगे। फाइन, 7,50,000 का 5%। लेकिन क्वेश्चन के फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स वेर इश्यूड एंड प्रिफरेंस शेयर्स वेर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। सो 1 अप्रैल को ही तो रिडीम कर दिया गया प्रिफरेंस शेयर्स, तो हमें ऐसा लगता है कि 5 लाख रुपीस पर डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन ये पिछले साल का डिविडेंड हम दे रहे हैं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस पर ही देंगे 7,50,000 पर 5%, and this amount is rupees 37,500. Then we have to pay equity share dividend also. इक्विटी शेयर डिविडेंड ये भी ओपनिंग बैलेंस पर ही हमें देना है 11,25,000 का। व्हाट इज द रिकमेंडेड 8%। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है 8% डिविडेंड हैज बीन proposed and accepted for the previous year. So इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 90,000 रुपीज़। 90,000 रुपीज़ इज द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। देन प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। फाइन, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, एंड दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन इन द क्वेश्चन 1,12,500। दैट मच ओनली। इन सबको ऐड करेंगे हम, ये अमाउंट है रुपीज 3,15,000 का, और अब जो अमाउंट आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद ये है 10,40,000 विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड ऑन 8% डिबेंचर्स। देखिए डिबेंचर्स के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स वर इश्यूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर एंड बैंक लोन वाज रिपेड ऑन द सेम डेट। और दोनों को ही हमें, दोनों के इंटरेस्ट को ही हमें यहाँ लिखना है। एंड ओपनिंग पर ओपनिंग बैलेंस कितना है डिबेंचर्स का, यू सी 3,75,000। सो 3,75,000 का डिबेंचर का इंटरेस्ट है 8%, लेकिन हम 6 मंथ्स का देंगे। उसी तरीके से ये ओपनिंग बैलेंस है, अब क्लोजिंग बैलेंस पर भी हम 6 मंथ्स का देंगे, दैट इज 6,50,000 पर 8%, लेकिन यहाँ भी 6 मंथ्स का। इस तरीके से दोनों क्या हो जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। बिकॉज ये जो इंक्रीज इन डिबेंचर्स हुआ है ये साल के मिड में हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है। सो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। हियर द इंटरेस्ट इज 15,000 रुपीज़ एंड यहाँ पर का जो इंटरेस्ट है ये 26,000 रुपीज़ का है। दोनों को ऐड करने से आता है 41,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स है। फाइन। अब दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन ये शॉर्ट टर्म बैंक लोन है, तो ये करंट लाइबिलिटी है। फाइन, लेकिन इस पर भी इंटरेस्ट हमें देना है, और इसमें भी ओपनिंग पर 6 मंथ्स का और क्लोजिंग पर 6 मंथ्स का। सो 1,25,000 जो कि ओपनिंग बैलेंस है, इस पर रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी 8% है और 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्योंकि 1 अक्टूबर को चेंज हो गया है, ये रिडीम कर दिया गया है, वापस दे दिया गया है पैसा, सो इस पर भी 8% बट फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स। सो इस तरीके से ये आ गया 5,000 रुपीज़ और यहाँ आ गया 4,000 रुपीज़। सो इट इज़ 9,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। और दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, हालांकि ये कैश है ना, कैश एक्सपेंसेस है, बट ये नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर के हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 50,000
अब जो अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब 10,40,000 प्लस 50,000 ऐड करेंगे, आएगा अमाउंट 10,90,000 का। अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, एकोमोडेट करेंगे। नाउ डिक्रीज इन करंट एसेट्स या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज कैश इनफ्लो एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज कैश आउटफ्लो। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है, मतलब करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम ऐड में लिखेंगे ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है। और कितने से बढ़ रहा है? 2,50,000 से बढ़ करके 5 लाख का हो गया, मतलब 2,50,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो, क्योंकि हमने अवेल कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो ये पेमेंट अभी तक बचा हुआ है, सो इट इज़ कैश इज़ नॉट फ्लोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज जो है वो भी बढ़ रहे हैं। 11,50,000 से बढ़ करके 13 लाख हो गया है। एंड दिस इज करंट एसेट, सो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये लेस हो रहा है, इसका मतलब फाइन। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज, एंड दिस इज फॉर रुपीज 1,50,000। क्योंकि यहाँ इन्वेंट्रीज बढ़ रहा है, मतलब हमने परचेस करके लाया है, पेमेंट भी कर दिया है, सो 1,50,000 इज द आउटफ्लो ऑफ कैश। नाउ अब इन तीनों फिगर को हम ऐड करेंगे और ये फिगर है आएगा पॉजिटिव 11,90,000। अब फाइनली इसमें हमें टैक्स पेड लेस करना है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो हमने कैलकुलेट किया था 62,500। अब जो अमाउंट आएगा दैट इज 11,27,500। ये जो अमाउंट है ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सॉल्यूशन 38 का सेकेंड पार्ट हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। सबसे पहले है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए 11,25,000 से बढ़ करके 13,75,000 हो गए हैं, मतलब 2,50,000 रुपीज़ का कैश इनफ्लो है। फाइन। और उसी तरीके से सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। फाइन। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है ये कैपिटल रिसीट है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। फाइन। और इसे हमें सिर्फ यहीं पर शो करना है, और ये भी कैश इनफ्लो है। और इक्विटी शेयर्स के इश्यू होने पर 25,000 रुपीज़ का सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है। फाइन। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए 8% डिबेंचर्स है ना। 8% डिबेंचर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स जो कि 3,75,000 से बढ़कर के 6,50,000 हो गए, मतलब 2,75,000 रुपीज़ का कैश इनफ्लो जनरेट हुआ है यहाँ से। और बैंक लोन देखिए, बैंक लोन को पेमेंट कर रहे हैं हम, सो दैट इज़ नॉट कैश इनफ्लो, दैट इज़ कैश आउटफ्लो। इतना ही कैश इनफ्लो है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। अब हम कैश आउटफ्लो को लिखते हैं। सबसे पहले है 5% प्रेफरेंस शेयर्स। 5% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, है ना, पैसा वापस कर दिया हमने 2,50,000 का, सो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज इन डिविडेंड। ओके, सो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर्स जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया है, इक्विटी शेयर्स इज 37,500, ये भी कैश आउटफ्लो है। एंड देन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स,
ये हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैलकुलेट किया हुआ है एंड दिस इज 90,000 रुपीज. फाइन. देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. Interest paid on bank loan is of rupees 9,000 and interest paid on debentures भी है. Interest paid on debentures, that is 8% debentures. ये भी हमने कैलकुलेट किया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंड दिस इज 41,000 रुपीज. सो दीज आर ऑल कैश आउटफ्लोज एंड बैंक लोन का पेमेंट भी हुआ है ना. बैंक लोन रीपेड, दैट इज ऑफ डिक्रीज हो गया है 1,25,000 से 1 लाख का हो गया है. सो 25,000 का बैंक लोन भी वापस पे कर दिया गया है. सो नाउ वी विल सम अप. फाइन. इनका ग्रैंड टोटल है 5,50,000 का, दैट इज कैश इनफ्लो. टोटल कैश इनफ्लो इज 5,50,000 एंड टोटल कैश आउटफ्लो इज 4,52,500. When we compare this inflow and outflow, you get rupees 97,500 as total cash inflow, or one can say net cash inflow from financing activities. So this is the solution and this is how you have to prepare it. मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से सुना है और आपको समझ भी आ गया है. Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do it. Please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.